बहुत नाज नखरों से पली बड़ी थी। दिखने में बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत नए नक्श और सबसे खूबसूरत थी उसकी मीठी बोली। एक दिन उसकी, हमें मीनू की शादी के लिए वर तलाश कर देनी चाहिए। अब तो उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। उसके साथ की सभी लड़कियों की गृहस्थी भी बस गई है। हाँ, मैंने भी 2-3 जगह बात चलाई है, तुम भी देखती रहो। मीनू तभी माँ के पास आकर, माँ, मुझे माधव से शादी करनी है। कौन माधव? वही जो मोटरसाइकिल से घूमता है। हाँ माँ, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। वो बैंक में काम करता है। उसकी माँ भी बहुत अच्छी है। मैं उनसे मिल चुकी हूँ। कब से जानती हो उसे? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। अब उसकी पक्की नौकरी भी है। मैं तुम्हें बताने वाली ही थी। चलो शाम को उनके घर चलने हैं, उसकी माँ से मिलना होगा। शाम को वो लोग माधव के घर गए। माधव की माँ ने उनकी खूब आवभगत की। वापस आने पर, मीनू, तुम उतने छोटे से घर में कैसे रह पाओगी? वो लोग बहुत गरीब हैं, जो है सो लड़का ही है। पापा, मैं भी तो नौकरी कर सकती हूँ, लेकिन शादी मैं माधव से ही करूँगी। मीनू की जिद के आगे माता पिता की एक न चली। दोनों की शादी हो गई। मीनू ससुराल आ गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, पर अब उसको पैसे का अभाव खलने लगा। बैंक की बंधी बंधाई तनख्वाह कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता। मीनू परेशान रहने लगी। एक दिन, मीनू, कल संडे है, मेरा एक मित्र अरुण थाने पर आएगा। उसकी पत्नी मायके गई हुई है, इसीलिए मैंने उसे बुला लिया। क्या खिलाओगी? छोले भटूरे बना लूंगी। तुम्हें भी तो मेरे हाथ के छोले भटूरे पसंद है ना? हाँ, वो भी बंदा क्या याद रखेगा। दूसरे दिन मीनू सुबह से ही घर की साज सज्जा और खाना बनाने में लगी थी। तभी, मीनू, अब काम छोड़कर अपना हुलिया ठीक कर लो, अरुण आता ही होगा। जी माँ जी। वो झट से तैयार होने चली गई। अरुण ने जब छोले भटूरे खाए तो उसे बहुत पसंद आए। वाह भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। क्या भटूरे बनाए हैं! ऐसे भटूरे तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेंगे। अरे यार, क्यों चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तू घर का बना खाना खाता है ना? पहले तेरी माँ बढ़िया खाना बनाती थी, अब बीवी भी अच्छी खाना बनाती है। मुझसे पूछ, मेरी बीवी तो रसोई से दूर भागती है, इसीलिए मुझे यहाँ के सभी रेस्टोरेंट के स्वाद का पता है। मीनू बहुत खुश थी। अरुण के जाने के बाद, माधव, क्यों ना हम भी अपनी एक छोले भटूरे की छोटी सी दुकान खोल लें? मैंने अरुण को बोला था कि चने के झाड़ पर मत चढ़ा। अब उसका फल तो मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें तो मेरी हर बात मजाक ही लगती है। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी हमारी शादी को 1 साल ही हुए हैं। तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि मैं ठीक से तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। माधव, मेरे पापा खुद एक बिजनेसमैन है। वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। बात तो आई गई हो गई। अपनी खूबसूरत बीवी को घुमाने फिराने के लिए और उसके साथ श्रृंगार के लिए पैसे ही नहीं बचते थे। मीनू कभी कोई डिमांड नहीं करती थी, पर माधव को अधिक से अधिक पैसा कमाने की चाहत थी। एक दिन, सर, आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ, प्लीज मेरा होम लोन जल्दी पास करवा दीजिए। आप बाहर चलिए, मैं आता हूँ। वो व्यक्ति बाहर गया तो उसने माधव को एक थैली पकड़ा दी। माधव ने थैली तुरंत उसके हाथ में वापस कर दी। उसकी हिम्मत देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वो पशोपेश में पड़ गया कि क्या करे। जब घर पहुंचा तो, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बैंक की टेंशन है। दूसरे ही दिन वो जैसे ही बैंक पहुंचा, उसके बॉस ने उसे बुलाया। मिस्टर माधव, ये लीजिए अपना सस्पेंशन ऑर्डर, और जब तक इंक्वायरी होगी आप वो बैंक आने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सर, वो तो खुद ही मुझे बुलाकर ले गया था, मुझे फंसाया गया है। बॉस ने उसकी एक न सुनी। उसके तो होश उड़ गए। क्या मुंह दिखाऊंगा घर वालों को और रिश्तेदारों को। वो घर आकर चुपचाप लेट गया। आज इतने जल्दी कैसे आ गए? मीनू, तुम कह रही थी ना कि हम अपनी एक दुकान खोल लेते हैं। वो समय आ गया है, चलो मेरे साथ चलो। पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पहले हम किराए पर जगह लेंगे, फिर अपनी दुकान खोलेंगे। मैं तुम्हें कब से कह रही थी, पहले चलकर मम्मी पापा से बात कर ले। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। दोनों ने किराए की जगह पक्की कर ली।
कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना एक छोटी सी दुकान खोल लिया। मीनू तो छोले भटूरे बनाने में पहले से ही बहुत एक्सपर्ट थी। माँ भी उसके साथ पूरा समय देती। उनकी दुकान अच्छी चल निकली। उनकी खूब कमाई होने लगी। धीरे धीरे 1 साल हो गए। एक दिन, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। मीनू, अब दुकान का काम कैसे होगा? अरे अभी कौन सा बच्चा पैदा हो जाएगा? अभी उसके आने में 7-8 महीने का समय है। तब तक हम खाना बनाने के लिए कारीगर रख लेते हैं। मैं अपनी देखरेख में उनसे छोले भटूरे बनवाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। उन्होंने 2 कारीगर भी रख लिया। उनके छोले भटूरे की चर्चा हर जगह होने लगी। एक दिन इस दुकान का मालिक, भाई, आप लोग तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, किराया दुगना कर दीजिए। अरे भाई, इतनी कमाई नहीं होती, इतना किराया कहाँ से दे पाएंगे हम? आप लोग ये जगह छोड़ दीजिए। माधव और मीनू बहुत परेशान हो गए। माधव, तुम चिंता मत करो, हम जहाँ भी दुकान खोलेंगे वहीं चल निकलेगी। तुम मेरे गहने गिरवी रखकर अपनी खुद की दुकान के लिए जगह देख लो। नहीं नहीं मीनू, तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो उनकी नजरों से मैं गिर जाऊंगा। मैं उनको बताने थोड़ी जा रही हूँ। अपने पास कुछ बचत भी तो है। जब हमारी कमाई होने लगेगी तो सबसे पहले गहने ही छुड़वाएंगे। माधव ने उसके कुछ गहने रखकर बाकी गहने गिरवी रख दिए और घर के नजदीक ही एक दुकान खरीद ली। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान पर खूब भीड़ होने लगी, खूब आमदनी होने लगा। तभी एक दिन बैंक से फोन आया। माधव, आपकी इंक्वायरी में आप निर्दोष साबित हुए हैं। आपकी नौकरी फिर से बहाल हो गई है। आपको पिछले 2 सालों का एरियर भी मिलेगा। आप सोमवार से ज्वाइन कर लीजिए। इतना सुनते ही माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमेशा ईमानदारी की जीत होती है माधव। अब मुझे दुकान पर जाने की हिम्मत नहीं रह गई है। तुम 1-2 आदमी और रख लो। तुम चिंता मत करो, हमारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है। देखो ना, अभी वो आया भी नहीं है और मेरी बहाली का संदेश आ गया। मेरे ऊपर लगा दोष भी दूर हो गया। उन्होंने 2 आदमी और रख लिए। माधव दिन भर बैंक में रहता, शाम को दुकान संभालता। उसकी माँ भी दुकान पर ही रहती। मीनू का बेटा होने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी दावत रखी। मीनू के सारे गहने भी उसने छुड़ा लिए थे। मीनू सजी धजी बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। हमारी बहू बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली है। उसकी सूझबूझ से ही आज हम इतने बड़े कारोबार के मालिक हैं। उसने छोले भटूरे बेचकर हमारी गरीबी दूर ही कर दी। मीनू और माधव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। उनका जीवन खुशियों से भर गया। ये गोबर का चूल्हा तो जादुई निकला। इससे तो हमारी सारी समस्या ही दूर हो गई। कहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए थे और आज हम जादुई गोबर के चूल्हे की वजह से दूसरों को भी खाना बांटने के लायक हो गए। ये सब तेरी ईमानदारी और नेक दिली का नतीजा है। माँ, हम तो बस वही कर रहे हैं जो ये जादुई गोबर का चूल्हा हमसे करा रहा है। आखिर हम होते कौन है अपनी मर्जी से करने वाले। बात उन दिनों की है जब ममता अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। दिवाली का समय था और घर में खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं था। एक कटोरी चावल पकाने के लिए भी उसे सोचना पड़ रहा था कि ये पकेगा कैसे और दिवाली मनेगी तो कैसे। आज दिवाली है और घर में कुछ भी नहीं है, बस एक कटोरी चावल है, पर उसे भी खा नहीं सकते क्योंकि पकाने के लिए ईंधन नहीं है। माँ, मैं पड़ोस में से मांग कर लाती हूँ, क्या पता पड़ोसी कुछ मदद कर दे। पड़ोसी? नाम के पड़ोसी है, तुझे नहीं पता उनके घर इतनी सारी गाय है, पर मजाल है कि एक लोटा दूध भी दे दे। उन्हें अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। और तो कोई चारा है भी नहीं, दूध मांग कर ले आते हैं, क्या पता दिवाली की वजह से दे दे। अगर तुझे इतना ही विश्वास है तो जा ले आ। पिंकी पड़ोस में रहने वाले किशन पाल के घर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी गाय बंधी होती है। किशन पाल दूध का व्यापार किया करता था, पर था बहुत कंजूस। अंकल, मेरे घर पर ईंधन खत्म हो गया है और कुछ खाने के लिए भी नहीं है, थोड़ा सा दूध दे दो
ताकि जो घर पर चावल है उसे खीर बन जाए। खीर बनाएगी? दूध की शक्ल भी देखी है तुम लोगों ने और खीर खाने का शौक रखते हो। आज दिवाली है ना, इसलिए खीर बनाने का विचार किया। मेरे पास कोई दूध का भंडार नहीं है। मेहनत करता हूँ तभी दूध बेचता हूँ, फ्री का नहीं है, समझी? अंकल, मेरी भी दिवाली बन जाएगी और तो कुछ है नहीं। एक काम कर, कुछ मेहनत का काम कर तो मैं सोचूं। मुझे क्या करना होगा? गाय ने बहुत सारा गोबर कर दिया है, एक काम कर, इसको फेंका। अगर आप दूध नहीं दे सकते तो ये गोबर ही दे दो। इनसे मैं उपले बना लूंगी, जिससे घर में ईंधन तैयार हो जाएगा। गोबर मेरे किस काम का है? ये गोबर ले जा, मेरे यहाँ से तो सफाई ही हो जाएगी। पिंकी वहाँ से गोबर उठा ले आती है और घर में उनके उपले बना लेती है। थोड़ा सा गोबर बचा होता है तो उसकी माँ कहती है, अरे क्या कर रही है? दूध तो मिला नहीं, गोबर मिला है, उन्हीं से उपले बना रही हूँ। कम से कम चूल्हा तो जलेगा। पिंकी, जरा सा गोबर बचा लियो, चूल्हा टूट गया है, नया चूल्हा बनाना पड़ेगा। इस पर काम करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है माँ, मैं नया चूल्हा बना देती हूँ। पिंकी उस गोबर से नया चूल्हा बना देती है। जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो उस पर चावलों को पकाने के लिए रख देती है और सोचती है कि आज दिवाली है और हमें आज भी सूखे चावल खाने को मिलेंगे। सबको उपहार मिलते हैं और मुझे गोबर मिला है। वो जैसे जैसे सोचती रहती है वैसे वैसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और वो पतीला उठाकर देखती है तो उसमें खीर बनी हुई होती है। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और माँ को आवाज देती है, माँ देखो, मैंने चावल चढ़ाए थे और ये खीर बन गई। आपने दूध डाला था क्या इसमें? लाकर बता तो देती, मैं भला कहाँ से दूध लेकर आती। तो ये खीर कैसे बन गई? अच्छा है, बन गई। चलो अब दोनों मिलकर खीर खाते हैं और दिवाली मनाते हैं। ममता पिंकी दोनों मिलकर खीर खाते हैं और कल के बारे में सोचते हैं। और पिंकी कुछ भी सोचकर उस जादुई गोबर के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती तो वो सामान बनकर तैयार मिलता। वो ये देखकर बहुत खुश होती और समझ जाती है कि ये गोबर का चूल्हा जादुई है। वो ममता से कहती है, अरे ये तो जादुई चूल्हा है, इससे तो कुछ भी बनाओ वो पल भर में बिना मेहनत के तैयार हो जाता है। हाँ माँ, मैं जो भी सोचकर इस पर कढ़ाई रखती हूँ ये चूल्हा बनाकर तैयार कर देता है और तब तक खत्म नहीं होता जब तक चूल्हे पर से बर्तन उतार न दूं। अब हमें इस खाने को औरों को भी खिलाना चाहिए। जिन लोगों के पास खाना नहीं है वो इस जादुई चूल्हे के खाने को खाकर अपना पेट भर सके। इससे सबकी मदद भी हो जाएगी। ममता और पिंकी उस जादुई गोबर के चूल्हे की मदद से सभी को खाना बांटती है। वही किशन पाल ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि कल तक इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और आज ये दोनों खाना बांट रही है। वो चुपके से ममता के घर में देखता है तो ये जादुई गोबर का चूल्हा है जिससे सभी पकवान तैयार हो जाते हैं। इसकी वजह से ये अमीर भी हो गए। मुझे आज रात को उसे चुराना होगा। इसे मैं शहर ले जाऊंगा और अपना होटल खोलूंगा। इससे मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हर जगह मेरी ही चर्चा होगा। ममता और पिंकी दोनों सोए हुए होते हैं और किशन पाल रात को आकर जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले जाता है। सुबह होने पर ममता भागी भागी पिंकी के पास आती है। पिंकी, कुछ लोगों ने बताया है कि किशन पाल हमारी जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले गया है। वो शहर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था। अब हम क्या करें? माँ, उसको वो गोबर का चूल्हा ले जाने दो, क्योंकि वो गोबर का चूल्हा जादुई नहीं बल्कि आम गोबर का चूल्हा था। मैंने राधा के कहने पर ऐसा ही चूल्हा बनाया था। वो सूखने के लिए मैंने बाहर रख दिया था और जादुई चूल्हे को मैं अपने पास ले आई थी। किशन पाल उस नकली गोबर के चूल्हे को लेकर चला गया है यहाँ से। तो क्या हमारा जादुई गोबर का चूल्हा हमारे पास ही है? हाँ माँ, ये देखो, मैं इसे अपने पास ले आई थी और इसी तरह का चूल्हा बनाना था तो देखकर बना रही थी और नए चूल्हे को मैंने धूप में सुखाने के लिए बाहर रख दिया था। पिंकी के पास जादुई चूल्हा रह जाता है और किशन पाल उस नकली चूल्हे को पाकर बहुत खुश होता है
और शहर में जाकर एक होटल खोल लेता है, जहाँ पर वो बड़े बड़े खाने के लिए ऑर्डर को ले आता है। इतने अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं बिना मेहनत के। मैं इन सारे ऑर्डर को पूरा कर देता हूँ, फिर तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। पिंकी को तो इस जादुई चूल्हे का उपयोग करना भी नहीं आता था, वो तो समाज सेवा में ही लगी हुई थी। किशनपाल जैसे ही उस चूल्हे में आग लगाता है तो वो गोबर का पूरा चूल्हा और उस पर रखा खाना जल जाता है। किशनपाल ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लेता है और वहीं बैठ जाता है। वो अपने किए पर बड़ा पछताता है। वहीं दूसरी ओर पिंकी और ममता सबकी मदद करती हुई मशहूर हो जाती है। बरसों पहले एक छोटे से गांव में एक जलेबी वाला रहता था। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू का पूरा परिवार स्वादिष्ट मिठाइयां और जलेबियां बनाते थे और उनकी जलेबियां पूरे गांव भर में बहुत मशहूर थी। मगर मिट्ठू काफी लालची था। वो किसी को भी ठगने का कोई मौका छोड़ता ही नहीं था। मिट्ठू की दुकान एक स्कूल के पास थी और बच्चे अक्सर उसकी दुकान से जलेबियां खरीदते थे। मगर मिट्ठू उन बच्चों को भी ठगने का कोई मौका छोड़ता ही नहीं था। उसी स्कूल में राधा नाम की एक गरीब लड़की पढ़ती थी। राधा बहुत ही गरीब थी और उसके पास कभी पैसे होते ही नहीं थे। मगर राधा के दोस्त उसको कभी कभी अपने पैसों से जलेबी खिलाया करते थे, खास तौर पर राजू जो जमींदार का बेटा था। राधा ने कहा, राजू, तुम मुझे अपनी जलेबियां क्यों दे रहे हो? तो राजू बोला, राधा, तुम मेरी दोस्त हो। टीचर कहती है कि बांटने से सुख मिलता है, तो तुम्हारे साथ जलेबी बांटकर मैं भी खुश हो रहा हूं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और स्कूल की छुट्टी थी। राधा अपने घर में बैठी काम कर रही थी और उसकी मां ने देखा कि घर में चावल खत्म हो गए हैं। तो राधा की मां ने कहा, बेटा, ये सिक्के लो और जाकर बाजार से थोड़े चावल लेकर आओ, मैं खाना बना लेती हूं। तो राधा ने कहा, ठीक है मां। ऐसा कहकर राधा बाजार की ओर निकल पड़ी। जैसे ही राधा अपने स्कूल से गुजरने लगी तो उसे पास के दुकान से गरम गरम जलेबी की महक आने लगी। राधा के मुंह में पानी आ गया। राधा ने मन ही मन में कहा, ओह, क्या स्वादिष्ट जलेबी है, काश मैं इसे खा पाती। चलो कोई बात नहीं, खा नहीं सकती तो कम से कम इसकी सुगंध तो महसूस कर सकती हूं। ऐसा सोचते हुए राधा थोड़ी देर वहीं खड़ी रह गई और जलेबी की खुशबू का मजा लेती गई। फिर कुछ देर बाद वो निराश होकर वहां से चलने लगी। तब मिट्ठू ने कहा, अरे ओ लड़की, कहां जा रही हो, मेरे पैसे बिना दिए? तब राधा ने कहा, पैसे? कैसे पैसे? मैंने तो आपकी दुकान से कुछ खरीदा ही नहीं। तो मिट्ठू ने कहा, और ये जो तुम इतनी देर से जलेबी की सुगंध ले रही थी, उसका पैसा कौन देगा? तो राधा ने कहा, सुगंध के पैसे? पर अंकल, मैंने तो जलेबी खाई ही नहीं, तो किस बात के पैसे? तो मिथुन बोला, अरे पागल लड़की, सुगंध भी मेरे दुकान की जलेबी की थी ना, तो वही पैसे मांग रहा हूं। तब राधा ने सोचते हुए कहा, पैसे अगर मैंने यहां दे दिए तो मेरे घर वालों को भूखा रहना पड़ेगा। काश मैं यहां रुकती ही नहीं। ऐसा सोचते हुए राधा रोने लगी। तब वहां से राजू अपने बड़े भाई पप्पू के साथ गुजर रहा था। पप्पू शहर में पढ़ाई करता था और बहुत ही होशियार था। जब राजू और पप्पू ने राधा को रोते हुए देखा तो वो रुक गए और राधा ने रोते रोते उन दोनों को सारी बात बता दी। पप्पू थोड़ी देर सोचता रहा और फिर पप्पू बोला, भाई जलेबी वाले, आपकी बात बिल्कुल सही है। सुगंध तो ली है, तो पैसे तो देने होंगे। राधा हैरान होकर पप्पू को देखती रही। तो पप्पू ने कहा, चलो राधा, जिद मत करो, पैसे मुझे दे दो, मैं अंकल को दे देता हूं। राधा जोर जोर से रोने लगी और यह देखकर काफी भीड़ जमा हो गई। फिर राधा ने अपने पैसे पप्पू को दे दिए
पप्पू ने उन सिक्कों को अपनी मुट्ठी में रख लिया और उन्हें बजाने लगा। पप्पू ने कहा, अंकल, आपको सिक्कों की आवाज सुनाई दे रही है? तो मिट्ठू बोला, हाँ हाँ, दे तो रही है बेटा। तो पप्पू बोला, ठीक है अंकल, शुक्रिया। ऐसा कहकर पप्पू वहां से चल दिया। तो मिट्ठू ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ, रुको रुको, पैसे तो देते जाओ। तो पप्पू ने कहा, काहे के पैसे अंकल? आपने पैसों की आवाज तो सुन ली ना, तो समझ लो आपके पैसे मिल गए। तो मिट्ठू बोला, ऐसे कैसे? तो पप्पू बोला, ठीक वैसे ही जैसे आप राधा से जलेबी की खुशबू के पैसे ले रहे थे। पप्पू की बात सुनकर भीड़ जोर जोर से हंसने लगी और मिट्ठू को कोसने लगी कि वो एक गरीब बच्ची को भी ठगने से पीछे नहीं हट रहा था। मिट्ठू को शर्मिंदा होना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए उसने बच्चों को मुफ्त में जलेबी दे दी। पूजा का उसके ससुराल में पहला दिन था। अचानक बड़े परिवार और नए माहौल में आकर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। शाम के समय उसे अकेले रसोई संभालना था। उसने कभी पूरे परिवार का खाना अकेले नहीं बनाया था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। शुरुआत कहाँ से करे? उसकी सास ने उसे अकेले रसोई में भेज दिया था। उसके हाथों में एक लंबी खाने की लिस्ट दे दी गई थी। पूरी, कचौरी, चावल, राजमा, सब्जी, सांबर, कढ़ी, गुलाब जामुन, खीर, सलाद और गुलगुले। उसे तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनाना आता था, लेकिन बाकी की चीजें उसके बस की नहीं थी। इतनी लंबी लिस्ट और मैं अकेली कैसे बनाऊंगी सब कुछ? फिर भी कोशिश करूंगी। पूजा ने खाना बनाना शुरू कर दिया। उसे बड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि पहला दिन होने के कारण कौन सी चीज कहाँ रखी है इसकी उसे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, उसकी मदद करने के लिए भी वहाँ कोई नहीं था। वो सर पकड़कर बैठ गई। उसे आसपास बर्तन भी नजर नहीं आ रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक बड़ा पतीला नजर आया। उसने उसे उठा लिया और उसमें दाल पकाने के लिए रखी। उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि दाल कुछ ही पलों में पक गई। उसने झट से उसमें चावल पकाने के लिए रख दिया। वो भी पक गया। उसी समय पूजा की ननद भी वहां पहुंची और उसने पूजा से कहा, भाभी, ये दाल चावल इतनी जल्दी कैसे पक गया? ये इस पतीले का कमाल है। इतना सुनते ही ननद ने जादुई पतीला वहां से हटा लिया। 1 घंटे के बाद उसकी सास आ गई। क्यों रे बहुरानी, क्या क्या बनाया है? माँ जी, दाल चावल हो गया है, पूरी बना रही हूँ। अगर किसी की मदद मिल जाती तो मेरा काम आसान हो जाता। देख बहू, मदद तो नहीं मिल पाएगी। हमारे घर में तो बहू ही खाना बनाती है। पहले मैं बहू थी, घर का सारा काम करती थी। मेरी सासू जी आराम करती थी। अब तुम बहू हो और मैं सास, तो क्या मुझे अब भी चूल्हा फूंकना पड़ेगा? नहीं नहीं माँ जी, अब तो आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। बस आपका इशारा चाहिए। मुझे ये तो बता दीजिए कि बाकी के अनाज और मसाले, तेल सब कहाँ रखे हैं? देखो, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे भी बहुत से काम है। देख लो, सारा सामान किचन में ही रखा है। यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाथ तेज चलाओ। इतना कहकर सास चली गई और पूजा समझ गई कि अब उसे अकेले ही हर कीमत पर सारा भोजन बनाना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो आगे का खाना बनाने में जुट गई, लेकिन उसके अकेले के लिए इतने सारे व्यंजन बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसने आधा खाना तैयार कर लिया। इसके बाद सास फिर आ गई। बहू, क्या सारा खाना तैयार हो गया? माँ जी, आधा भोजन तैयार है, बाकी का नहीं हो पाया। क्या तुम्हारे मायके में यही सब सिखाया गया है? तुम्हारे बाबूजी तो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। कह रहे थे बेटी सर्वगुण संपन्न है। हमने तो तुम्हारे गुण को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। अब तो मुझे ही रसोई संभालना होगा। पूजा की ननद दीक्षा भी आ गई। वो भी मुंह चढ़ाने लगी। भाभी, तुमसे इतना भी नहीं हो सका। तुम तो रसोई परीक्षा में फेल हो गई। दाल चावल तो हर कोई बना लेता है, सब व्यंजन बनाओ तो कोई बात बने। ननद दीक्षा की बात सुनकर जादुई पतीला जोर जोर से हिलकर आवाज करने लगा।
उस दिन के बाद से पूजा पर सास और ननंद के हमले होने लगे। पूजा दिन भर घर का सारा काम करती और उसके बदले में उसे ताने और गालियां ही मिलती। एक दिन सवेरे सबकी फरमाइश आने लगी, बहू मेरे लिए नाश्ते में चूड़ा बना देना, साथ में आम की चटनी। भाभी मेरे लिए मसाला डोसा, सांबर और नारियल की चटनी बना देना। भैया को दही बड़ा चाहिए। बाबूजी के लिए दाल बड़ा अच्छा रहेगा। माँ जी, दाल बड़ा और चूड़ा बन जाएगा। सारी चीजों को बनाना है तो समय लग जाएगा। पूरा काम तो तुमसे कभी ना हुआ है, ना होगा। एक मसाला डोसा की फरमाइश की थी, वो भी नहीं हो सकता। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, बस काम चोरी में आगे हो। काम चोर कहीं की। मेरे बेटे के लिए दही बड़ा भी नहीं बना सकती। माँ जी, कुछ आइटम बनाने के लिए एक दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, आप तो जानती हैं। मुझे ये सब मत बताओ। तुम एक नंबर की कुलक्षणी हो, कामचोर हो। तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं बाजार से नाश्ता मंगवा लूंगी। पतीला फिर से हिलने और आवाज करने लगा। माँ, जब खाने की चीजें बाजार से मंगवानी पड़े तो बहू होने का फायदा ही क्या है? इसके आने से तो हमें नुकसान ही नुकसान नजर आता है। इससे कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता है। जो नाश्ता और खाना ठीक से नहीं बना पाए तो वो भला किस काम की? पूजा सबके ताने और बातें सुनती रही और इसके बाद सब लोग नाश्ता करने पर जुट गए। नाश्ता करने के बाद पूजा बर्तन समेटने लगी और उसकी ननंद दीक्षा ने रसोई में जाकर बचे हुए नाश्ते में नमक मिला दिया। बाद में जब पूजा ने नाश्ता चखा तो चौंक गई। तेज नमक के कारण वो आगे खा न सकी। क्यों भाभी, क्या नाश्ता चखने पर उल्टी आ रही है? इतना घटिया नाश्ता बनाओगी तो और क्या होगा। शुक्र मनाओ कि हमने खा लिया। तुम तो अपना ही बनाया हुआ नाश्ता खा नहीं पा रही हो। शर्म से डूब मरो। माँ, सुनती हो? भाभी अपने ही द्वारा बनाया हुआ नाश्ता नहीं खा पा रही है। वही नाश्ता हमने चुपचाप खाया। ये महारानी है, इन्हें उल्टी आ रही है। बहू, खा ले सारा नाश्ता। अन्न की बर्बादी है, हमें बर्दाश्त नहीं होती। नौटंकी हमें अच्छी नहीं लगती। नौटंकी करना है तो मायके में दिखाना, यहाँ नहीं। ननंद और सास की जली कटी बातें सुनकर पूजा दुख में डूब गई। अकेली भूखी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इतने में पतीला वहाँ पर आ गया। पतीले में से अच्छे नाश्ते से सजी हुई थाली बाहर आ गई। खा लो बेटी, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत खुश होकर नाश्ता करने लगी। पतीला खुशी से हिलने लगा। रात हो गई। पूजा ने अपना बिस्तर लगाया और कमरे से बाहर आ गई। इसके बाद ननंद दीक्षा ने वहां पहुंचकर बिस्तर पर पानी डाल दिया। अचानक पतीला हिला और उसमें से अच्छा बिस्तर बाहर आया। भीगा हुआ बिस्तर वहां से हट गया। अच्छा बिस्तर लग गया। भीगा बिस्तर उठकर ननंद दीक्षा के ऊपर चला गया। वो चिल्ला पड़ी, ओए माँ, ये भीगा बिस्तर मेरे ऊपर कैसे आ गया? इसमें बदबू आ रही है। मैं भीग गई। मेरा दम घुट रहा है। बचाओ! आसपास कोई न था। क्या कह रही है पागल? सपना देख लिया क्या? चुपचाप सो जा। दूसरे दिन सास के इशारे पर ननंद दीक्षा ने पूजा की खाने की थैली में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। पूजा जब खाने के लिए बैठी तो जादुई पतीला हिलने लगा। जादुई पतीले के जादू से पूजा की थैली से लाल मिर्च का पाउडर बाहर आया और सास और ननंद की थैली में चला गया। पूजा आराम से खाने लगी और सास और ननंद मुंह में निवाला डालकर चिल्लाने लगी। उनके मुंह में तीखी मिर्ची ने आग लगा दी। हाय राम, मर गई खाने में मिर्ची। आग लग गई मुंह में। पानी पानी हुई माँ, पानी में मिर्ची। शक्कर लाओ, मुंह जल गई। माँ, मुझे भी खिलाओ, मुंह जल रहा है। अरे बाप रे, ये शक्कर नहीं, नमक है। हाँ, दिखने में शक्कर लेकिन स्वाद में नमक। मर गई रे, अब क्या करे? मिश्री लाओ। अरे बाप रे, यहाँ मिश्री नहीं, फिटकारी है। मर गई। बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? ये भाभी तो बड़े आराम से खा रही है, पानी पी रही है।
शक्कर भी खा रही है, इसे कुछ नहीं हो रहा है। भाभी मुझे शक्कर दो। नहीं, ये भी नमक है, इसमें भी मिर्ची है। माँ जी, इस शक्कर को आप खाइए, मैंने खाया है, मीठी है। सास शक्कर को खाकर चिल्लाने लगी, मर गई रे, ये सब बहू की दुष्टता का परिणाम है, इसमें मिर्ची और नमक है, मार डाला रे। माँ, दीक्षा क्या कह रही हो? वही शक्कर मैंने खाया, पूजा ने खाया तो ठीक निकला। आप लोग क्यों शोर शराबा कर रहे हो? हम पागल हो जाएंगे। सास और ननद बेहोश होकर गिर गई। उनको उनकी करनी का फल मिल गया। पतीला हिलकर नाचने लगा था। होश में आने के साथ सास और ननद डर के मारे पूजा से दूरी बनाने लगी और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। जादुई पतीला पूजा का हर कदम पर साथ देने लगा और उसके सारे दुख दूर करने लगा। एक दिन त्योहार आ गया। माँ जी, बताइए खाने में क्या क्या बनाऊं? बहू, तुम तो बड़ी समझदार हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो बना दो, हमें तो तुम्हारे हाथ की हर चीज प्यारी लगती है। पूजा ने जादुई पतीले को इशारा किया और देखते ही देखते बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनते चले गए। हमारी बहू बड़ी ही गुणी है, देवी है, अन्नपूर्णा है। इतनी अच्छी बहू मिल गई, मेरे भाग्य तो खुल ही गए। मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। इस तरह से जादुई पतीले के कारण पूजा की पूजा होने लगी। सब उसके गुणगान करने लगे। उसकी जिंदगी पूर्ण रूप से सुखमयी हो गई।